दोस्तों वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स को फिनिश करने वाले हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 को अटेंड किया होगा, तो बारी है लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में हम केमिकल काइनेटिक्स के जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने अंडरस्टैंड नहीं किए उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, यानी हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। लेक्चर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स को बार बार यूज करना है। क्वेश्चंस की बात होगी, काफी सारे जेई मेंस के ओरिजिनल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हमें अटेम्प्ट करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सभी कॉन्सेप्ट्स आपकी मुट्ठी में हो। इसके लिए बार बार आपको रिवाइज करना होगा। क्वेश्चंस के थ्रू तो रिवाइज करेंगे ही, आज की सेशन के बाद भी आपको 2 से 3 बार सभी फॉर्मूलाज को, सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा। माय नेम इज अमित कुमार, आई वेलकम यू वंस अगेन। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों बारी आपकी है। पूरे एफर्ट्स अब नहीं डाले तो देखिए कभी नहीं आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम इसके बाद नहीं होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आज की सेशन के बाद क्लास नोट्स मिल पाए और हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस जैसे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का, लाइव क्लासेस का, तो इसके लिए प्लस आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी होगी ताकि प्रीवियस सेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फंडे हैं, ये रिवाइज हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं हमने रेट लॉ को लास्ट सेशन में अंडरस्टैंड किया, तो रेट लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि जेई मेंस 2015 का है। ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। a + 2b gives us c. The rate equation for this reaction is given as, ध्यान से देखिए रेट इक्वेशन क्या है। रेट इक्वेशन आपके सामने है। K into concentration of A raised to power 1 concentration of B raised to power 1। करना क्या है, रेट लो आपको गिवन है। If concentration of A is kept constant but that of B is doubled, what will happen to the rate itself? ध्यान से देखिए, अगर A की कंसेंट्रेशन सेम है, कंसेंट्रेशन ऑफ A is kept constant, देखिए A की कंसेंट्रेशन सेम है, ये कांस्टेंट है, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। जितनी कंसेंट्रेशन B यहां है, इसे देखिए अगर ये डबल कर दी जाए तो क्या होगा। यहां रेट R1 है, तो देखिए इसको डबल करने पर रेट हो जाएगी 2R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, रेट डबल हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए थर्ड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। उम्मीद है आपने भी देखते ही आंसर किया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, रेट लॉ से रिलेटेड आपके सामने है। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। NO + Br2 इससे फॉर्म होगा NOBr। इसका मैकेनिज्म आपके सामने है, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1 ये होगा, स्टेप नंबर 2 ये होगा। ये फास्ट है, ये स्लो है। क्या करना होगा, देखिए गिवन है। सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। रेट लो में कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर क्या होगी, ये हमें चेक करना है। देखिए मैकेनिज्म आपके सामने है। NO + Br2 gives us NOBr2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम है, और ये स्टेप फास्ट है क्योंकि सेकंड स्टेप स्लो है तो ये फास्ट होगा। जी हाँ, ये फास्ट होगा। रिलेटिवली क्या होगा, इससे फास्ट होगा। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है, NOBr2 + NO gives us 2NOBr। ये स्टेप स्लो है,
रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट के है, के इज रेट कांस्टेंट। तो देखिए नेट रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड करने पर नेट रिएक्शन क्या मिलती है, NOBr2 से NOBr2 कैंसिल हुआ, 2NO, NO प्लस NO, 2NO प्लस Br2 gives us 2NOBr। ये नेट इक्वेशन है। जैसा कि आप जानते हैं स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जब तक कोई स्टेप प्रोसीड नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। सबसे देरी से कौन सा स्टेप प्रोसीड होगा, स्लो स्टेप सबसे देरी से प्रोसीड होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो देखिए रेट लो हमें यहां से डिड्यूस करना होगा। रेट इज इक्वल टू के इनटू, रेट कांस्टेंट क्या है, के है, इनटू यहां देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या है, NOBr2 NO, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 रेज टू पावर कोफिशिएंट 1। स्लो स्टेप में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है NOBr2 NO, इनके कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखिए 1 and 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 रेज टू पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 1। चलिए आगे चलते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए तो देखिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए क्या करना होगा, इस केस में इक्वेशन को ध्यान से देखना होगा। इक्वेशन को ध्यान से देखने के बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। देखिए रेट लो में जो भी आपने रेट लो यहां डिड्यूस किया, इस रेट लो में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है, इसको रिमूव करना होगा। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, ये कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये फुल एंड फाइनल रेट लो नहीं होगा, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसको रिमूव करना होगा। देखिए मुझे कैसे पता चल पाया ये इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है, जब मैंने नेट इक्वेशन को ध्यान से देखा तो देखिए नेट इक्वेशन में यहां NOBr2 नहीं है, NOBr2 की फॉर्मेशन हुई, फिर NOBr2 कंज्यूम हुआ, यानी NOBr2 इंटरमीडिएट है। क्या है, ये इंटरमीडिएट है। अगर ये इंटरमीडिएट है तो इसकी कंसंट्रेशन को हमें रिमूव करना होगा। कहां से रिमूव किया जा सकता है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से इसको रिमूव किया जा सकता है। हमें यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को इंडिकेट करना होगा। दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को इंडिकेट करना होगा। प्रोडक्ट है NOBr2, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, इसके लिए देखिए NOBr2 प्रोडक्ट है, राइट साइड है, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये पावर होगा रेज टू पावर 1। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 रेज टू पावर 1। देखिए इस प्रकार से एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, इनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी, और देखिए इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होंगी। उम्मीद है आपने इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को इंडिकेट किया होगा। ध्यान से देखिए यहां से कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 क्या मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन NO इनटू कंसंट्रेशन Br2। तो देखिए कंसंट्रेशन NOBr2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से क्या मिलती है, ये हमें मिलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू, ध्यान से देखिए अगर आपने इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं किया तो आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चंस में यही ट्रिक छिपी होगी, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से
इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को रिमूव करना होगा। काफी बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, रिएक्शन का टाइप अलग होगा, आपसे बोला होगा रेट लो को डिड्यूस कीजिए या फिर ऑर्डर बताइए। ऐसे केसेस में काम एक ही करना होगा, रेट लो को डिड्यूस करना होगा। और उसके बाद हमें देखिए ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स है ये देखिए ऑर्डर होंगे। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। और रेट लो तो हमने पहले ही डिड्यूस किया है। अगर रेट लो पूछा होगा तो रेट लो देखिए कैसे डिड्यूस करना है ये मुझे आपको बताना है। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कैसे रिमूव करना है ये मुझे आपको बताना है। इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को आपने इंडिकेट किया, ये इंटरमीडिएट है। तो देखिए इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या है, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन NO इनटू कंसंट्रेशन Br2, कंसंट्रेशन NO इनटू कंसंट्रेशन Br2। चलिए इसको पुट करने के बाद रेट क्या मिलती है, इसको पुट करने के बाद देखिए रेट मिलती है के इंटू के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन NO, कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 1 पहले से है, कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 1 यहां से मिलती है, तो यहां मिलती कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन Br2। तो देखिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ये है ऑर्डर, जो पावर है रेट लो में NO कंसंट्रेशन टर्म की, ये देखिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO है। ये जो पावर है ये है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2। ओवरऑल ऑर्डर N, ओवरऑल ऑर्डर N इज 2 + 1 3। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, क्या इस केस में हमसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है या फिर हमसे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO पूछा गया है। देखिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO दोस्तों 2 होगा। तो चलिए इसे लॉक कर दिया जाए। देखिए ऑप्शन 4 हुआ राइट आंसर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए रेट लो पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें ए की कंसंट्रेशन को डबल करना है और देखिए बी की कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन B/2 करना है, हाफ करना है। तो इस केस में देखिए रेशियो ऑफ न्यू रेट टू अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, इस प्रकार से देखिए रेट 1 थी, ये आपके सामने है। अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, इसकी कंसंट्रेशन को हाफ किया, ये रेट 2 है। तो देखिए रेट 2 बाय रेट 1, ये रेशियो क्या मिलता है, इस प्रकार से इसको डबल किया, इसको हाफ किया, तो ये रेट 2 है, R2 है, ये रेट 1 है, R1 है। तो रेशियो देखिए क्या मिलता है, रेशियो मिलता है 2 रेज टू पावर N-M, ये होगा ऑप्शन 4, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का रेट लो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर द रिएक्शन सिस्टम 2NO plus O2 gives us 2NO2. Volume is suddenly reduced to half of its value by increasing the pressure. If reaction is first order with respect to O2, second order with respect to NO. ध्यान से देखिए यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें रेट लो मिलता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन O2 रेज टू पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। देखिए सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2, ऐसे आपने इंडिकेट किया होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो कंसंट्रेशन है ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी है। ये देखिए
नंबर ऑफ मोल ऑफ NO बाय वॉल्यूम, इस प्रकार से इंडिकेट किया कंसंट्रेशन को। अब क्या करना होगा, इसके बाद हमें वॉल्यूम को हाफ करना होगा। कैसे हाफ करना होगा, देखिए प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, और वॉल्यूम इनिशियल वैल्यू जो है इसका हाफ मिलती है, वॉल्यूम को हाफ करना होगा। देखिए यहां वॉल्यूम V है, इसको किया जाएगा V/2। यहां रेट देखिए 1 है, रेट 1 है, तो रेट 2 क्या होगी, ऐसा किया जाए तो रेट 2 क्या होगी, वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाए, हाफ किया जाए, तो देखिए रेट 2 क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से K इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय V/2, और देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO बाय V/2 रेज टू पावर 2। ये देखिए 2 कहां मिलता है, 2 यहां मिलता है, इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या देखिए पावर 2 है तो ये 4 होगा, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा, 4 मल्टीप्लाइड होगा, यानी इसके साथ 8 मल्टीप्लाइड होगा। तो देखिए ये है रेट 1, ये रेट 1 है, ये एक्सप्रेशन देखिए रेट 1 है। अगर ये रेट 1 है और रेट 2 इसका 8 टाइम्स है, रेट 2 रेट 1 का 8 टाइम्स है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर इस केस में आपके सामने थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजेस टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 8 टाइम्स हो जाएगी, रेट 1 का 8 टाइम्स होगी रेट 2। उम्मीद है आपने भी कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इस प्रकार से एक्सप्रेस किया होगा। तो वॉल्यूम में जो भी वेरिएशन होगा इससे देखिए रेट का वेरिएशन आपको मिल जाएगा। चलिए जब भी वॉल्यूम में वेरिएशन हुआ तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हुए आप आसानी के साथ रेट के वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो दोस्तों आज की हमारी इस मुलाकात में थ्योरी पार्ट को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद चलिए अब बारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट को जानने की। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने है, देखिए रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ K, faster is the reaction. Similarly, smaller the value of K, slower will be the reaction, lesser will be the rate of reaction. ध्यान से देखिए, इस प्रकार से रेट लो को इंडिकेट किया जा सकता है। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन A रेज टू पावर X, कंसंट्रेशन B रेज टू पावर Y। देखिए K की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी, K की वैल्यू कम है तो देखिए रेट कम होगी। रेट कांस्टेंट K इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ज्यादा वैल्यू है तो रेट ज्यादा होगी, K की कम वैल्यू है तो रेट कम होगी। उम्मीद है आपने इस प्रकार से रेट लॉ की मदद से इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके सामने, द रेट कांस्टेंट K इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम के वेरिएशन से एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K चेंज नहीं होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं रेट डिक्रीज होगी। रेट कांस्टेंट K वेरी नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन का टाइप अलग हुआ, रिएक्टिंग स्पीसीज डिफरेंट हुए, ऐसे केस में, ऐसे हालात में रेट कांस्टेंट K की वैल्यू वेरी कर सकती है। देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज डिफरेंट हुए तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू वेरी कर सकती है। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू डिपेंड करती है। रेट कांस्टेंट K एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम के वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने पॉइंट नंबर 2 को अंडरस्टैंड किया तो देखिए इसके बाद बारी है थर्ड पॉइंट की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं,
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम। इससे रेट कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है। देखिए रेट लो क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर वाई। अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो देखिए प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज होगी, और देखिए अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रेट डिक्रीज होगी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू से मिलती है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की डेफिनेट वैल्यू होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ देखिए रेट कांस्टेंट के का कैसा वेरिएशन मिलता है। ध्यान से देखिए, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। ध्यान से देखिए, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। एग्जैक्ट रिलेशन हमें कहां से मिलता है? एग्जैक्ट रिलेशन हमें मिलता है अर्हीनियस इक्वेशन से। देखिए एग्जैक्ट रिलेशन इज गिवन बाय अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज k is equal to a into e raised to power minus EA by RT। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैथमेटिकली आप अर्हीनियस इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं। देखिए रेट कांस्टेंट k इज मेजर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। रेट कांस्टेंट k इज मेजर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कैसे? कैसे रेट कांस्टेंट k इज मेजर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इसको देखिए, यह है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये क्या है? ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। ये देखिए क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या मीनिंग है? ध्यान से देखिए, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोलिजन को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोलिजन को, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोलिजन को। और जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए, इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या है? देखिए फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, जिन कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, जी हां, जो सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। उनके कोलिजन को बोला गया है इफेक्टिव कोलिजन। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन किनके होंगे?
उन मॉलिक्यूल्स के होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। ऐसे कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। और टोटल कोलिजन जो इनइफेक्टिव कोलिजन्स हैं प्लस इफेक्टिव कोलिजन है, जो टोटल नंबर है, इससे डिवाइड किया जाए तो इससे हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये देखिए e रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी, ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ये इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये डिक्रीज हो जाएगा, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? के मिलता है। के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनटू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, यहां से मिलते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ये देखिए इस प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, यानी के मेजर करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को। के इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफेक्टिव कोलिजन्स take place between that molecules, effective collisions, effective collisions take place between that molecules which have sufficient energy, which have sufficient energy and proper orientation। जी हाँ, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए और एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे ये एल्काइल हैलाइड है CH3Br, ध्यान से देखिए ये एल्काइल हैलाइड है CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये देखिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से कौन खींच रहा होगा? किसका होल्ड ज्यादा होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखिए ये ज्यादा खींच रहा होगा, पार्शियल शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की ब्रोमीन की तरफ, यहां डेल्टा माइनस चार्ज होगा। यहां देखिए डेल्टा प्लस चार्ज होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो रिएक्शन कब प्रोसीड होगी? किसके साथ? OH माइनस के साथ। रिएक्शन कब प्रोसीड होगी? जब OH माइनस इसके साथ कोलाइड करता है, चाहे इसके पास सफिशिएंट एनर्जी क्यों ना हो, तब भी देखिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, माइनस माइनस की रिपल्शन होगी। लेकिन अगर OH माइनस इस प्रकार से बैक साइड अटैक करता है, तो ये देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में रिएक्शन प्रोसीड होगी और खटाक से Br माइनस बाहर हो जाएगा। ये लीविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाएगा। ये होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन अटैक की। एनर्जी सफिशिएंट यहां भी थी, यहां भी है, लेकिन देखिए यहां प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। OH माइनस को
यहां अटैक करना है। देखिए डेल्टा प्लस चार्ज जहां है वहां अटैक करना है माइनस को, तभी तो देखिए Br माइनस का रिमूवल हो पाएगा। ये देखिए लीविंग ग्रुप है, इसका डिपार्चर हुआ, इस प्रकार से Br माइनस की फॉर्मेशन हुई, OH माइनस का प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अटैक होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। एनर्जी तो सफिशिएंट होनी ही चाहिए, साथ में ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखिए इससे मेजर होगा K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। इससे मेजर होगा ओरिएंटेशन और साथ में सफिशिएंट एनर्जी है कि नहीं। अगर है तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड होगी। ऐसे कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स का नाम दिया गया है। देखिए यहां EA का क्या मीनिंग है, यह आपने अंडरस्टैंड किया होगा, गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। ये टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन। ये क्या है, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आप सोच रहे होंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखिए दो टाइप की रिएक्शंस को आपने केमिस्ट्री की दुनिया में अंडरस्टैंड किया होगा। दो टाइप की कौन सी रिएक्शंस को आपने केमिस्ट्री की दुनिया में अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये दो टाइप की रिएक्शन आपने की होंगी अंडरस्टैंड। इस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल मिलता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के केस में एनर्जी प्रोफाइल देखिए इस प्रकार से मिलता है। यह आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एनर्जी प्रोफाइल मिलता है, और इस प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में एनर्जी प्रोफाइल मिलता है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से अगर ज्यादा हो, देखिए ज्यादा हो, इस केस में एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। देखिए यहां एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी H प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, H रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो देखिए इस केस में H प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन H रिएक्टेंट, तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होगा। ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, तो देखिए ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, तो डेल्टा H मिलता है पॉजिटिव। कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसे केस में, ऐसे केस में प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोला जाएगा। यहां देखिए H प्रोडक्ट ये लेसर है, देखिए H प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, H प्रोडक्ट लेसर है और H रिएक्टेंट ग्रेटर है। इफ H प्रोडक्ट इज लेसर देन H रिएक्टेंट, ऐसे केस में देखिए डेल्टा H क्या मिलता है, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, H फाइनल माइनस H इनिशियल, डेल्टा H तो यही होगा। तो ये देखिए अगर H प्रोडक्ट लेसर है तो कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं नेगेटिव मिलता है। अगर डेल्टा H नेगेटिव मिलता है, इसका क्या मीनिंग है, एनर्जी डिक्रीज हुई है। एनर्जी डिक्रीज हुई है तो एनर्जी लॉस हुआ होगा। इस प्रकार से एनर्जी इज इवोल्ड, तो ऐसे केस में प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला जाएगा, और ऐसे केस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड तो प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोला जाएगा। लेकिन हमें यहां अंडरस्टैंड तो कुछ और ही करना है, हमें यहां अंडरस्टैंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी को। ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, देखिए फॉरवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी। मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए
फर्दर जो एनर्जी चाहिए इसे बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी तो है ही, देखिए एक्टिवेट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी है ही, इतनी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। ये है EAF, ध्यान से देखिए ये EAF है। इनको एक्टिवेट होने के लिए अगर बैकवर्ड स्टेप भी फिजिबल है, कितनी एनर्जी चाहिए देखिए, ताकि बैरियर क्रॉस हो जाए, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाए, इनको चाहिए EA बैकवर्ड, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप है, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड स्टेप। और ये देखिए ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच है, दिस इज डेल्टा एच। ध्यान दीजिए डेल्टा एच को ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, काफी बार जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं। EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए डेल्टा एच मिल जाएगा। ये क्या है, ये डेल्टा एच है। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए EA फॉरवर्ड इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप। ये फॉरवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड स्टेप। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड स्टेप, फॉर बैकवर्ड स्टेप। इन दोनों के डिफरेंस से क्या मिलता है, डेल्टा एच मिलता है, विद प्रॉपर साइन मिलता है। देखिए ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा में से कम को माइनस किया तो साइन पॉजिटिव होगा, यानी प्रोसेस एंडो होगी। जी हां, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ही ग्राफ प्लॉट किया गया है, एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट किया गया है इस प्रकार से। EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड से हमें क्या मिल पाएगी, हमें मिल पाएगी एंथैल्पी, एंथैल्पी डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज मिल पाएगा एक रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच मिल पाएगा हमें। क्लियर है बात। और इस प्रकार से इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। जी हाँ एंडोथर्मिक है, H प्रोडक्ट H रिएक्टेंट से ज्यादा है। इस केस में देखिए H प्रोडक्ट H रिएक्टेंट से कम है, देखिए कम है, डेल्टा एच नेगेटिव है। यहां देखिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप के लिए क्या होगी, ये होगी। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी और चाहिए, ध्यान से देखिए, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉरवर्ड। और देखिए बैकवर्ड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, ये होगी EA बैकवर्ड। मैंने देखिए बैकवर्ड स्टेप की बात क्यों की है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन का केस होगा तो हमें फॉरवर्ड स्टेप की तो बात करनी होगी, साथ में बैकवर्ड स्टेप की भी बात करनी होगी। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार से बैकवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी मिल पाएगी EAB। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए एक बार फिर से देखिए डेल्टा एच विद प्रॉपर साइन आपको मिलेगा, कहां से, EA फॉरवर्ड से EA बैकवर्ड को माइनस करने के बाद देखिए इस केस में EA फॉरवर्ड की वैल्यू कम है और इसमें से EA बैकवर्ड माइनस किया तो ये डिफरेंस ही क्या होगा, ये डिफरेंस ही डेल्टा एच होगा, विद प्रॉपर साइन मिलता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो कम में से ज्यादा को माइनस किया, कम में से ज्यादा को माइनस किया, ये डिफरेंस नेगेटिव मिलता है। जी हां एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रकार से प्रॉपर साइन के साथ हमें डेल्टा एच मिल पाएगा, एंथैल्पी चेंज मिल पाएगा। क्लियर है बात। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये देखिए फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन है, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां मेंशन किया है। क्लियर है बात। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफिकली आपने अंडरस्टैंड किया, इतना वक्त नहीं है कि थ्योरी पार्ट भी साथ साथ हम यहां पर डिक्टेट करते हुए आगे चले।
आप एनसीईआरटी बुक से एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख सकते हैं। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी में कंफ्यूजन होती है। तो देखिए जो एनर्जी होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, जो एनर्जी होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, ये इसे बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये होगी, देखिए इसे बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से अगर इसकी एनर्जी मेजर की जाए तो ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहां देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से यहां तक, एनर्जी बैरियर तक जो एनर्जी होगी ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो इस प्रकार से यहां तक आप थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। ग्राफिकली देखिए आसानी के साथ आप यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की है, इसमें किसको ऐड कर दिया जाए? इसमें फॉरवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दिया जाए, तो इस प्रकार से आपको ये मिल पाएगी मिनिमम एनर्जी जो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, ये आपका होमवर्क है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? आप एनसीईआरटी बुक से रेफर कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी और डेफिनेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या होगी। उम्मीद है आपने ग्राफिकली ये अंडरस्टैंड किया होगा कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, रिलेशन क्या होगा। रिलेशन आप आसानी के साथ ग्राफिकली इसको देखिए, देखते हुए एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन मुझे तो डेफिनेशन चाहिए। जल्दी से एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। मैंने ग्राफिकली इंडिकेट किया एक्टिवेशन को, थ्रेशोल्ड को, और ये भी मैंने बताया फॉरवर्ड स्टेप एंड बैकवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन किस प्रकार से इंडिकेट की जाएंगी, और एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करते हुए डेल्टा एच को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है। उम्मीद है ये सब कुछ आपने नोट किया होगा। तो देखिए आगे चलने से पहले इससे रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म्स की बात करनी होगी। अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें सभी फॉर्मूलाज को यहां देखिए एस्टेब्लिश करना होगा, तभी बार बार इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं अर्हीनियस इक्वेशन की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। देखिए एक टाइप तो ये होगा इसको डायरेक्टली यूज किया जाए, टाइप 1, और टाइप 2 देखिए ये पॉसिबल होगा दोनों तरफ लॉगरिदम अप्लाई किया जाए। देखिए बेस ई के साथ ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। दोनों तरफ लॉगरिदम अप्लाई किया जाए। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, log m इंटू एम, log m इंटू एन क्या होगा? ये होगा log m प्लस log n। तो देखिए ये होगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। क्लियर है बात? अब देखिए ये प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं, जो पावर है ये बाहर आ जाएगी। log m रेज टू पावर n क्या होगा? n log m होगा, पावर बाहर आ जाएगी। तो देखिए यहां से क्या मिलता है? यहां से मिलता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी। और ये देखिए ln e का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है log e बेस ई, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी। ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, नीट जे एडवांस्ड जे मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। इस फॉर्म को यूज करते हुए आंसर करना होगा
इस फॉर्म को यूज करना होगा, इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस फॉर्म को कैसे यूज करना होगा। हो सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया जाए, तो ग्राफिकल क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया जाए तो ध्यान से देखिए कैसे आंसर किया जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में एल एन के वर्सेस 1/t ग्राफ की बात की जाए, एल एन के वर्सेस 1/t ग्राफ की बात की जाए, तो देखिए ग्राफ ऐसा होगा। मैंने इतना जल्दी कैसे प्लॉट किया कि ग्राफ ऐसा होगा। देखिए मैंने यहां इसको देखते ही ये अंडरस्टैंड कर लिया है, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसे अंडरस्टैंड किया दोस्तों? स्ट्रेट लाइन आपने काफी बार देखी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये देखिए ये y इंटरसेप्ट है, ध्यान से देखिए ये 1/t x कोऑर्डिनेट है। 1/t क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है, 1/t इज x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप क्या होगा? ध्यान से देखिए स्लोप क्या होगा? m इज माइनस EA/r। ये स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव है। अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो जरूर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल है। तो थीटा की क्या वैल्यू पुट की जाए स्लोप आपको नेगेटिव मिल जाए? थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री पुट की जाए तो स्लोप देखिए नेगेटिव मिलता है। अगर ये लाइन ऐसी होगी तभी तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल 90 से ज्यादा मिलेगा। देखिए लाइन ऐसी होगी तभी थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, वाई इंटरसेप्ट ये होगा ln a। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है तो स्लोप टेन थीटा है, और स्लोप यहां से देखिए माइनस EA/r है। तो इस प्रकार से टेन थीटा इक्वल हुआ किसके इक्वल हुआ? देखिए टेन थीटा इक्वल हुआ यहां से माइनस EA/r की। अगर थीटा एग्जाम में गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर थीटा गिवन है तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस EA/r से आप आसानी के साथ एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए सेकंड रिलेशन के बाद आगे चलते हैं। अब बारी है थर्ड रिलेशन की। देखिए थर्ड रिलेशन कैसे किया जाए एस्टेब्लिश। यहां से हम ये जानते हैं ln k इज इक्वल टू ध्यान से देखिए ln a माइनस EA/RT। ln k इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln a माइनस EA/RT। अगर टेम्परेचर T1 से T2 वेरी किया जाए, अगर टेम्परेचर T1 से T2 वेरी किया जाए तो इस केस में रेट कांस्टेंट K1 से K2 वेरी होगा। रेट कांस्टेंट K1 से K2 वेरी होगा। ये रेट कांस्टेंट है। क्या है ये रेट कांस्टेंट है। दिस इज रेट कांस्टेंट एट T1। दिस इज रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो देखिए एक बार टेम्परेचर को T1 पुट कीजिए तो उस केस में रेट कांस्टेंट K1 होगा। एक बार टेम्परेचर को T2 पुट कीजिए उस केस में रेट कांस्टेंट K2 होगा। जल्दी से मुझे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। मेन मुद्दे की बात यह है, आपको यह याद रखना है। यहां देखिए बेस E है, लोग का बेस E है। यहां देखिए बेस 10 के साथ मैंने इंडिकेट किया है। इस प्रकार से टेम्परेचर का वेरिएशन किया जाए तो रेट कांस्टेंट का वेरिएशन यहां से मिलता है। कैलकुलेशन मैंने कर ली है, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको देखिए डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई करना है। EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर आपको दिया होगा, रेट कांस्टेंट का वेरिएशन आपको दिया होगा। तो देखिए
ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको भी याद रखना है। दिस इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। वैल्यूज पुट करनी होंगी, फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, वैसे इसकी डिटेल आप जानेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन हमें देखिए इसके रिजल्ट को यहीं पर ही अंडरस्टैंड करना होगा ताकि आप कोरिलेट कर पाए चीजों को। देखिए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, इस केस में इस टाइप की प्रोसेस हुई, तो हमें रेट कांस्टेंट को करना होगा अंडरस्टैंड। अगर देखिए इस टाइप की प्रोसेस हुई, तो इस केस में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर इस टाइप की प्रोसेस हुई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, तो देखिए हमें रिलेशन क्या मिलता है। ये कहां से मिलता है, इसको प्रूव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर मैं हर चीज का आपको प्रूफ देना स्टार्ट करूंगा तो फिर तो देखिए 1-2 लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। उम्मीद है आप कोरिलेट कर पाएंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम, ये देखिए इस प्रकार से रिलेटेड होगा। इससे रिलेट करते हुए आप आसानी के साथ फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए किस प्रकार से रिलेटेड होगा। यहां रेट कांस्टेंट के था, यहां देखिए इस प्रकार से ए था, और यहां क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां बिल्कुल ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहां देखिए ए है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की बजाय डेल्टा एच होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की बजाय क्या होगा, डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, इसको याद रखना है। यानी जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां हमने इंट्रोड्यूस किया, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बजाय पहले क्या था, रेट कांस्टेंट था। जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहां पर देखिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी थी यहां पर हमने डेल्टा एच को इंट्रोड्यूस किया। कब, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में रेट कांस्टेंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह डेल्टा एच होगा। बस याद रखना है ऐसा क्यों हुआ है, ये हम जानेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो यहां से देखिए, अगर टेम्परेचर का वेरिएशन इस प्रकार से हो, T1 से T2 हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन के इक्विलिब्रियम 1 से ये होगा के इक्विलिब्रियम 2, इस प्रकार से होगा। नोट कर लीजिए इसको, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से वैल्यूज को पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कैसा फॉर्मूला मिलेगा, K2 K1 की बजाय K इक्विलिब्रियम 2 बाय K इक्विलिब्रियम 1 होगा, और E की बजाय एक्टिवेशन एनर्जी की बजाय क्या होगा, डेल्टा एच होगा। जल्दी से हमें इस फॉर्मूला को इंडिकेट करना होगा और लर्न करना होगा, तभी तो यूज कर पाएंगे। लॉग K इक्विलिब्रियम 2 डिवाइडेड बाय K इक्विलिब्रियम 1, और ये याद रखना है बेस 10 है इसका, इज इक्वल टू E की बजाय क्या होगा, डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। जल्दी से याद कर लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया है, अगर आप इसको याद कर चुके हैं, तो वैल्यूज पुट करनी है, फाइनल आंसर तक डेफिनेटली आप पहुंच पाएंगे। जी हां, आप डेफिनेटली फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे इसको यूज करते हुए। अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करना हुआ या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 कैलकुलेट करना हुआ, तो बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइनल आंसर तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। देखिए इसके बाद वैन होफ इक्वेशन दिखने में कैसी होगी, वैन होफ इक्वेशन को याद करना होगा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अभी तक जितना मैंने आपको बताया ये सब कुछ बोर्ड के सिलेबस में भी है, लेकिन ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। वेंट होफ इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। अभी तक आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस में ये अंडरस्टैंड किया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी, ये वैलिड है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ln k इक्विलिब्रियम, ये वैलिड है। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्लियर है बात? तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वैलिड है तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा, यहां से हमें क्या मिल पाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। देखिए t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसके लिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स का आपको पता होना जरूरी है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ t रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, ये जो पावर n है ये बाहर आ जाएगी और एक यूनिट से कम हो जाएगी, यानी n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1, इसका होगा आउटपुट। और देखिए डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन के ये रूल्स जानते हैं तो आसानी के साथ वेंट होफ इक्वेशन को डिड्यूस कर पाएंगे दोस्तों। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलता है, देखिए डी ऑफ ln k विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहां देखिए ये t रेज टू पावर माइनस 1 है, ये कांस्टेंट है। अब यहां देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर होगी, यहां डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म बाहर होती है। इसके बाद देखिए ये पावर बाहर आ जाएगी और एक यूनिट से कम हो जाएगी, ये पावर बाहर आ जाएगी और एक यूनिट से कम हो जाएगी, यानी हमें क्या मिलता है, प्लस ए बाय आर एज इट इज, ये पावर बाहर आई, माइनस माइनस प्लस हुआ, एक यूनिट से पावर कम हुई, पावर हुई टी रेज टू पावर कितनी, -2, कितनी हुई, -2। तो देखिए टी रेज टू पावर 2 यह इंडिकेट किया जा सकता है। सिमिलरली यहां देखिए, यहां देखिए डी ऑफ ln k इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू t, यहां dt होगा, ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर, ये बाहर होगी। तो देखिए t रेज टू पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आई तो माइनस माइनस प्लस हुआ और एक यूनिट से कम हुई। तो देखिए यहां से क्या मिलता है, यहां से ए बाय आर टी स्क्वायर मिलता है। तो यहां देखिए डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर मिलता है। ये हमारे सामने वेंट होफ इक्वेशन है। तो देखिए वेंट होफ इक्वेशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln k विद रिस्पेक्ट टू t, ये है ए बाय आर टी स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में देखिए रिलेशन कैसा होगा, हमें रिलेशन ऐसा मिलता है, ध्यान से देखिए, ये वेंट होफ इक्वेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपसे पूछा जाए वेंट होफ इक्वेशन क्या है, तो ये देखिए वेंट होफ इक्वेशन है। जल्दी से नोट कीजिए वेंट होफ इक्वेशन को और याद भी कर लीजिए वेंट होफ इक्वेशन क्या है, ये वेंट होफ इक्वेशन है। आई होप आपने याद भी किया होगा, नोट भी किया होगा। इसके बाद देखिए कैटलिस्ट का कैसा इफेक्ट होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बारी है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के अफेक्टेड होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी कैटलिस्ट से अफेक्टेड होगी। तो देखिए कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के को इंक्रीज भी कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की,
ऐसा कब होगा? ऐसा पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में होगा। नेगेटिव कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की। जी हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, बिल्कुल होगी। नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो देखिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। देखिए एग्जैक्ट वेरिएशन कैसा होगा इसको जानना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को जानना है, कैटलिस्ट का कैसा इफेक्ट होगा और कैटलिस्ट कैसे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है। हमें यहां इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। ध्यान से देखिए, एनर्जी बैरियर को आप जानते हैं, इस प्रकार से हमने एनर्जी प्रोफाइल की बात की थी, याद होगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की बात की थी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, टाइम बीतेगा, रिएक्शन होगी, एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, किस प्रकार से एनर्जी में वेरिएशन मिलेगा। देखिए इस प्रकार से मान लेंगे एनर्जी का कुछ वेरिएशन होगा, क्लियर है बात। इस प्रकार से अगर एनर्जी का कुछ वेरिएशन होगा अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में, ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में एनर्जी का वेरिएशन ऐसा होगा। मान लेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, देखिए इस प्रकार से ये एनर्जी इंक्रीज हुई, जी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एनर्जी इस प्रकार से इंक्रीज हुई, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये एनर्जी इस प्रकार से डिक्रीज हुई, ये एनर्जी इस प्रकार से डिक्रीज हुई। देखिए एनर्जी बैरियर कम कब होगा? जब पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ये केस है पॉजिटिव कैटलिस्ट का। पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करता है, और इससे क्या होगा? इससे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव कैटलिस्ट, ध्यान से देखिए, दिस नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बैरियर बड़ा होगा, ऐसे केस में रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्यों डिक्रीज होगी आपके सामने है, यहां बैरियर बड़ा हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मैथमेटिकली आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए ई रेज टू पावर प्लस ई ए बाय आर टी यहां है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर बैरियर बड़ा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर टर्म बड़ी होगी, तो देखिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कम होगी। यही हमने यहां अंडरस्टैंड किया, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होगी? जब पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। जी हां, पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो बैरियर इससे आपको नीचे मिलेगा, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का जो बैरियर है इससे नीचे मिलेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन की रेट ज्यादा है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा है। देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो बैरियर आपको बड़ा मिलेगा, ऐसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे यही तो है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो देखिए यहां से यहां तक की एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान से देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम किस केस में होगी? पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में।
पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की होगी। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू सबसे कम होगी नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में। इस प्रकार से देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का वेरिएशन होगा, एनर्जी बैरियर ऊपर नीचे होगा, कब ऊपर होगा कब नीचे होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। तो रेट कांस्टेंट के का वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करती है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो देखिए मैथमेटिकली अगर बात की जाए, रेट कांस्टेंट के वेरिएशन की, कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के को कंपेयर किया जाए तो ध्यान से देखिए के कैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय आर टी। के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अनकैटलाइज्ड बाय आर टी। यहां से देखिए 1/2 से क्या मिलता है, हमें रिलेशन को भी यहां एस्टेब्लिश करना होगा ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करते हुए फाइनल आंसर तक आसानी के साथ हम पहुंच पाएंगे इस मैथमेटिकल रिजल्ट को यूज करते हुए। ध्यान से देखिए 1/2 से क्या मिलता है, के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए से कैंसिल होगा, डिवाइड करने पर देखिए इससे कैंसिल होगा और यहां से क्या मिलता है ई रेज टू पावर माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय आर टी यहां है, इसको ऊपर शिफ्ट करने पर ई रेज टू पावर प्लस ई ए अनकैटलाइज्ड बाय आर टी यहां से मिलता है। अगर 1/RT को कॉमन लिया जाए तो देखिए ई ए अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड, ई अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड इंटू 1/RT ये मिलता है। दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई किया जाए विद बेस ई क्या मिलता है, देखिए के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू, ये पावर बाहर आ जाएगी, जी हां लॉग की प्रॉपर्टी है ये पावर बाहर आ जाएगी, तो ये है ई अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड डिवाइडेड बाय आर टी लॉग ई बेस ई, ये 1 है। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया विद बेस ई तो देखिए ये मिलता है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, यहां देखिए लॉग ई और इसकी पावर ये है तो पावर बाहर आ गई। हमने लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज की है, लॉग m रेज टू पावर n, n log m होता है, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। क्लियर है बात। तो देखिए आगे चलते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको करना होगा रिप्रेजेंट, ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वैल्यूज को पुट करें बिंदास हमें आंसर मिल जाए। देखिए log ध्यान से देखिए के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड, log यहां लेफ्ट साइड क्या है के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड। आप जानते हैं log के बेस 10 के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो देखिए यहां पहले बेस ई था, अगर यहां बेस 10 इंडिकेट किया जाए तो यहां देखिए 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई मैंने किया, यहां से क्या मिलता है ई ए अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय आर टी। इस 2.303 को राइट साइड शिफ्ट किया जाए तो यहां मिलता है। क्लियर है बात। तो देखिए log के कैटलाइज्ड बाय के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू ई अनकैटलाइज्ड माइनस ई ए कैटलाइज्ड बाय 2.303 इंटू आर इंटू टी। ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड होगा। जी हां टेम्परेचर का वेरिएशन हमने यहां अंडरस्टैंड नहीं किया है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो और इस केस में एक रिएक्शन कैटलाइज्ड है, एक रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है,
तो इनकी रेट कांस्टेंट को कैसे कंपेयर किया जाएगा, इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में कंपेयर किया जाएगा। जल्दी से याद कर लीजिए। अगर आपने इस एक्सप्रेशन को भी याद कर लिया है तो वैल्यूज को पुट करते हुए आसानी के साथ आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद देखिए लास्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन है? काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट है, जिससे रिलेटेड काफी में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। फॉर एवरी 10 डिग्री, फॉर एवरी 10 डिग्री, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, rise in temperature, rate constant or rate of reaction, or rate of reaction, or rate of reaction becomes हर 10 डिग्री टेम्परेचर का राइज होगा तो इससे रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से, म्यू से, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू से इसी को मैथमेटिकली हमें इंडिकेट करना है। देखिए अगर के टी प्लस 10, टी डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री से हमने क्या कर दिया है, राइज कर दिया है। इसके बाद टेम्परेचर को राइज करने के बाद रेट कांस्टेंट के की वैल्यू देखिए के टी प्लस 10 है, और देखिए 10 डिग्री राइज करने से पहले रेट कांस्टेंट के की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर के टी है, तो रेशियो है के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय के टी। ये रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दिस रेशियो इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इस रेशियो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है। जी हां, रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल मिलता है 10 डिग्री राइज करने पर। देखिए 10 डिग्री राइज ऐसे ही होगा, टी डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री हमने ऐड कर दिया, तो देखिए रेट कांस्टेंट के की कुछ वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय जो इनिशियल रेट कांस्टेंट के है 10 डिग्री राइज करने से पहले। इस रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला गया है। तो ऐसे ही मैथमेटिकली इंडिकेट करना होगा 10 डिग्री राइज करने के बाद और उससे पहले रेट कांस्टेंट के की वैल्यूज है, तो रेशियो लेने पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये मिलता अप्रोक्सीमेटली 2। लेकिन एक्चुअल केस में ये 2 to 3 के बीच में लाई करता है। तो देखिए अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्टली मिलती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ये करेक्ट होगी। अगर ऐसी स्टेटमेंट मिलती है 2 to 3 के बीच लाई करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अप्रोक्सीमेटली 2 होगा। मैंने यहां बताया 2 to 3 के बीच लाई करता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। अगर आपने इसको नोट किया है टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या एक्सप्रेशन है, तो चलिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए, हमें बात करनी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन, क्या आप जानते हैं, डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसकी बात भी होगी। ध्यान से देखिए, फॉर हाइपोथेटिकल जनरल इक्वेशन ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, ये हाइपोथेटिकल जनरल इक्वेशन है। इसके लिए रेट लो को इंडिकेट किया जाए, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ऐसे देखिए रेट लो को इंडिकेट किया जा सकता है। रेट लो को इस प्रकार से इंडिकेट किया तो यहां देखिए रेट की यूनिट आप जानते हैं, क्या यूनिट है रेट की, लास्ट सेशन में हमने बात की, मोल पर लीटर टाइम -1। और रेट कांस्टेंट के की यूनिट हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करनी है ताकि हम डिफरेंट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट के की यूनिट बता पाए। तो देखिए यूनिट ऑफ
रेट कांस्टेंट के, इसके जनरल एक्सप्रेशन को हमें यहां इंट्रोड्यूस करना है ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या किसी और ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम आसानी के साथ रेट कांस्टेंट के को बता पाए। इसके लिए हमें जनरल एक्सप्रेशन की बात करनी है। तो देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है, ये हम जानते हैं। ये भी देखिए मोल पर लीटर है। तो यहां से क्या मिलता है, लेफ्ट साइड यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर टाइम -1, मोल पर लीटर टाइम -1। हमें चाहिए यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के हम जानते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, यहां देखिए एक्स है, मोल पर लीटर यहां देखिए वाई है। इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मोल पर लीटर टाइम -1, यूनिट ऑफ के चाहिए हमें। कैसे एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे क्लब किया जाए, यहां देखिए एक्स है, यहां वाई है, एक साथ ऐसे क्लब किया जाएगा मोल पर लीटर और यहां एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको मैंने एन से इंडिकेट किया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देखिए दोस्तों यहां से आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा यूनिट ऑफ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यूनिट ऑफ के का एक्सप्रेशन कैसा होगा, यूनिट ऑफ के यहां से क्या मिलती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टाइम -1 यहां होगा और यहां क्या होगा, देखिए इस प्रकार से यहां होगा मोल एन लीटर -n। देखिए और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये होगी, यूनिट ऑफ के मोल 1 यहां है, n यहां है, तो 1 -n लीटर, -1 यहां है, -n यहां है, n -1 टाइम -1। आई होप आपने भी इंडिकेट किया होगा और इसको याद भी कर लें, समझदारी इसी में है, समझदारी इसी में है। दुर्घटना घटने से पहले आप इसको याद कर लें, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क और 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। जी हाँ, इसको याद कर लीजिए, एन को 0 पुट किया जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में 1 पुट किया जाए, 1 पुट करने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में 2 पुट किया जाए, तो देखिए 2 पुट करने पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में एन को 3 पुट किया जाए, तो देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमें यूनिट ऑफ के मिल पाएंगी। जी हाँ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में यूनिट ऑफ के क्या होंगी ये आपके सामने है। आप एन को 0, 1, 2, 3 पुट कीजिए और देखिए यूनिट ऑफ के क्या होंगी। इस प्रकार से एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के केस में आप आसानी के साथ यूनिट ऑफ के को इंडिकेट कर पाएंगे। देखिए आज के सेशन में अभी के लिए इतना काफी है, लेकिन अभी केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट नहीं हुई है। ये पार्ट 1 है, आज के सेशन का पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। जी हाँ, पार्ट 2 आपको 3 o'clock अराउंड मिलेगा। उसमें हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के पार्ट को हमें कवर करना होगा, ये पार्ट पेंडिंग है। बाकी हमने केमिकल काइनेटिक्स में सभी टाइप के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए, थ्योरी पार्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमने बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर को 80-90% कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग पार्ट को हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे। अराउंड 3 o'clock आपको पार्ट 2 मिलेगा, जिस पार्ट 2 को अटेंड करने के बाद आप केमिकल काइनेटिक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे, महारत हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरे साथ साथ आप ये सब कुछ याद भी कर रहे होंगे। अगर आप याद कर चुके हैं ये सब कुछ, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके सामने है, ताकि आज की इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आपको मिल पाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। देखिए आइकॉनिक और प्लस के क्या बेनिफिट्स हैं ये आपके सामने, लाइव क्लासेस, पर्सनल गाइडेंस,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं। काफी सारे बेनिफिट्स यहां पर मेंशन्ड है। आप आइकॉनिक और प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी ऐप का ये फीचर मुझे बेहतरीन फीचर लगता है। इंस्टेंट अगर आपको अपने डाउट का रिप्लाई चाहिए तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको मिल पाएगा इंस्टेंट डाउट का रिप्लाई। और देखिए ध्यान से, अपकमिंग बैचेस कौन कौन से, अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने, पूरी डिटेल आपके सामने। इसके बाद देखिए, अपकमिंग टेस्ट इन मार्च, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट होंगे, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने। यूसेट को तो आप जानते ही होंगे, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एवरी संडे कंडक्ट होगा। इस टेस्ट में अपीयर होंगे तो देखिए ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चल पाएगी, आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। उम्मीद है आप यूसेट में अपीयर होते होंगे। अगर नहीं होते हैं तो जल्दी से यूसेट में अपीयर होना है, तभी आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल पाएगा किस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस है। और अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। जी हां, जितने भी फ्री क्लासेस हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए, तो जल्दी से आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पर। और कैसे फॉलो किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जी हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी की हमारी मुलाकात में इतना ही। जल्द ही आज ही एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। केमिकल काइनेटिक्स के रिमेनिंग पार्ट को हमें कंप्लीट करना होगा। मैंने आपकी बेहतरीन प्लानिंग कर रखी, इसके अकॉर्डिंग आज हमें हर हालत में केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करना है। हम कंप्लीट कर भी लेंगे। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, कुछ टाइम, कुछ घंटे इंतजार करना होगा। हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर।